गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम एसिड रिफ्लक्स और सोर थ्रोट की लिंक के बारे में बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको गले में कुछ तकलीफ है, गले में खराश है, आप ईएनटी सर्जन के पास जाते हैं एंड डॉक्टर आपको कहता है कि आपको पेट में एसिड बन रहा है जिसके चलते आपके गले में प्रॉब्लम है। तो क्या सोर थ्रोट और एसिड रिफ्लक्स के बीच में कोई लिंक है? आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे साइंटिफिकली। आप जानते हैं कि जो एसिड रिफ्लक्स है, जब खाने की जो थैली है इससे प्रेशर के चलते खाने की नली में एसिड आ जाता है, दैट इज एक्चुअली नोन एज एसिड रिफ्लक्स। जो एसिड ऊपर की तरफ आता है, इसमें एसिड के अलावा खाना भी आ सकता है इन दी फूड पाइप एंड क्रिएट्स प्रॉब्लम। अगर खाने की नली और खाने की थैली के बीच का वाल्व है, ये वाल्व अगर लूज हो जाएगा तो खाने की थैली से एसिड खाना के साथ में आपकी खाने की नली में आ जाता है। नाउ जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो कुछ सिम्टम्स आएंगे। आपको सीने में जलन होगी, जलन के अलावा रिगर्जिटेशन होगा क्योंकि खाना और एसिड दोनों ऊपर आ जाएंगे। आपको एक इंडाइजेशन या बदहजमी की फीलिंग होगी। आपके मुंह में एक खराब या कसेला जैसा स्वाद आएगा। पांचवा, आपको कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप खाना खाएं तो अटकन महसूस हो या अटकता महसूस हो। लेकिन इसके अलावा जो आपको गले में सिम्टम आ सकते हैं वो आपको सोर थ्रोट हो सकता है, आप सूखी खांसी हो सकती है, आपको एक्चुअली सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, वीजिंग हो सकती है, हल्का सा अस्थमा जैसी टेंडेंसी डेवलप हो सकती है। नाउ सोर थ्रोट और एसिड रिफ्लक्स के बारे में हम जो एक एसोसिएशन उसको ध्यान से देखेंगे। नाउ हार्ट बर्न आप समझते हैं कि इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम क्योंकि एसिड हमारी खाने की नली में आता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर एसिड ऊपर की तरफ आता है तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम आएगा वुड बी दी हार्ट बर्न। लेकिन गले का जहां तक सिम्टम का सवाल है, जो ऑब्जर्वेशन है पेशेंट्स का, दैट 20 to 60% पेशेंट्स जिन्हें एसिड के चलते गले में दिक्कत हुई, उनका ऐसा मानना है कि नहीं, हमें जलन तो कभी हुई नहीं, हमें तो सीधा गले में ही प्रॉब्लम खड़ी हुई, जबकि हमें कभी भी यहां जलन महसूस नहीं हुई। दैट मीन्स 20 to 60% पेशेंट्स ऑफ the sore throat may have this symptomatology without having heartburn. This is important. Now the most common जो सिम्टम है जो पेशेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि गले में जो महसूस हमें होता है वो है कि इसमें कोई चीज ऐसा लगता है जैसे अटकी हुई है। जो अटकी हुई जो फीलिंग आती है कि कोई अड़ी हुई कोई चीज है, इसे साइंस की भाषा में कहते हैं ग्लोबस। इसे कहते हैं ग्लोबस हिस्टेरिकस, कि कोई चीज यहां लंप जैसा या गांठ जैसी हमें अटकी हुई महसूस होती है। नाउ इसके अलावा कुछ और दूसरे सिम्टम्स भी हैं जो आते हैं, जो लोग महसूस करते हैं या पेशेंट महसूस करते हैं। उन्हें सोर थ्रोट महसूस होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है या चोकिंग सेंसेशन आता है, उन्हें गले में टाइटनेस महसूस होती है, उनको लगातार एक खांसी की फीलिंग बनी रहती है, इन खांसी होती भी रहती है, उनको लगातार ऐसा लगता है कि गला साफ करते रहें, इस तरह का गला साफ करते चले जाते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि उनकी आवाज बदली हुई है, एक हॉर्सनेस डेवलप हो गई है। देयर आर ऑब्जर्वेशन बाय सम पेशेंट्स कि लगातार खाना यहां चिपका हुआ है, उनको लगता है कि उनकी नाक से या मुंह से कुछ बदबू आती है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि लगातार उनके मुंह में एक कसेला टेस्ट रहता है एंड वाटर ब्रश होता चलता चला जाता है। कभी कभी उन्हें यह महसूस होता है कि मेरा गला पका पका हुआ है या इन्फ्लेम्ड रहता है। एंड अगर ये सिम्टम्स परसिस्टेंट रहते हैं तो कभी कभी पोस्ट नेजल ड्रिप भी डेवलप हो जाती है। नाउ जहां तक जो यहां के सिम्टम्स आते हैं एसिड रिफ्लक्स के चलते, इसके बारे में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये आ तो एसिड रिफ्लक्स के चलते आ रहे हैं, लेकिन ये कभी कभी काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। ये कभी आपको कंफ्यूज करते हैं क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस से, ये आपको कंफ्यूज करते हैं कभी कभी थ्रोट नेक कैंसर से। एक्चुअली दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि जो प्रॉब्लम एसिड रिफ्लक्स के चलते आ रही है वो टॉन्सिलाइटिस एंड मैलिग्नेंसी में कंफ्यूजन पैदा करती है to the patients and to the doctors. Now look at the laryngeal pharyngeal reflux. कि what is it? जब भी एसिड ऊपर की तरफ आता है तो यहां जलन करता हुआ हमारी खाने की नली में ऊपर गले के एरिया में आ जाता है। इसको अगर डैमेज करेगा तो आपको हॉर्सनेस होगी, आपको बार बार लगेगा कि गले को साफ करें, आपको खांसी आएगी, आपको एक सेंसेशन रहेगा कि यहां पे कोई चीज अटकी हुई है। ये जो इस तरह की फीलिंग होती है या इस तरह के इन्फ्लेमेशन के चलते सिम्टम्स आते हैं, इसे कहते हैं लेरिंजियल फेरिंजियल रिफ्लक्स। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? एलपीआर है क्या? एक्चुअली साइंस ऐसा मानती है कि स्टार्ट तो होता है ये बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के चलते, हल्का सा इंफेक्शन हुआ, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, एंड जिसके चलते सोर थ्रोट हो जाता है। एंड जो सोर थ्रोट हो जाता है वो लिंगर ऑन
करता चला जाता है एंड दैट बेसिकली क्रिएट्स प्रॉब्लम। साइंस ऐसा मानती है कि आपको किसी भी चीज के चलते अगर सोर थ्रोट होता है तो फिर हल्का सा भी एसिड अगर ऊपर की तरफ आता है तो सोर थ्रोट को इरिटेट करता है, तो इस सिम्टम को फिर परसिस्ट कराते चला जाता है। ये बेसिकली एलपीआर के चलते प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। साइंस ऐसा मानती है कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जैसे सिंगर्स हैं, टीचर्स हैं, या वो लोग जिन्हें ज्यादा बात करने की जरूरत पड़ती है, अगर उन्हें थोड़ा भी एसिड रिफ्लक्स है तो फिर एलपीआर के चलते ये जो सिम्टोमेटोलॉजी है ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, इन उनको लगातार एक सोर थ्रोट परसिस्ट करता चला जाता है। अभी साइंटिफिकली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कि एलपीआर सेपरेट एंटिटी है या जो एलपीआर है वास्तव में एसिड रिफ्लक्स के चलते जनरेट होती है, बट एलपीआर क्रिएट्स प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट इन द होम रेमेडीज? देखिए, आप जानते हैं कि अगर एसिड रिफ्लक्स के चलते प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एसिड रिफ्लक्स को कम किया जाए तो रिस्क फैक्टर अपने आप ही कम हो जाएगा। जो लाइफस्टाइल उसमें अगर थोड़े थोड़े से भी आप चेंज करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। आप जानते हैं कि अगर आप जो अपना खाने के पीने का जो क्रम है उसको देख लें, अगर आप अपनी हैबिट जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको चेंज कर दें, आप ट्रिगर्स को अलग कर दें, अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर दें, तो जो एसिड रिफ्लक्स है वो वास्तव में कम हो जाएगा। अगर एसिड रिफ्लक्स कम हो जाएगा तो आपकी सिम्टोमेटोलॉजी वास्तव में कम हो जाएगी। तो आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने की जरूरत है। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि रात में जब आप सोते हैं उससे 2 घंटे पहले आप खाना खा लें। इसका मतलब आप 10 बजे सोते हैं तो आपको खाना 7:30 8 o'clock के आसपास खा लेना चाहिए। आपको अपना हेल्दी वेट मेंटेन करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि ओबेसिटी के साथ में एसिड रिफ्लक्स हमेशा ज्यादा है। आपको बहुत टाइट क्लोथ्स पहनने की आदत नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज आपके एब्डोमेन पर प्रेशर डालेगी तो एसिड रिफ्लक्स कराएगी, क्योंकि आपका जो जी जंक्शन है उसके ऊपर प्रेशर देगी। नाउ इन द होम रेमेडीज आपको देखने की जरूरत है कि आप जो खाना खाते हैं उसमें एसिडिक, स्पाइसी और फैटी फूड को रिड्यूस करने की जरूरत है। आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक, कैफिनेटेड ड्रिंक्स एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस को नीचे उतारने की जरूरत है। आपको सिट्रस फ्रूट्स एंड टोमेटो जूसेस इनको रिड्यूस करने की जरूरत है। अगर आप चॉकलेट बहुत खाते हैं तो उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। एंड सही बात यह है कि आपको टोबैको सभी फॉर्म्स में बंद करने की जरूरत है। स्मोकिंग, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, खैनी एंड दैट गुलमंजन, किसी भी रूप में आपको टोबैको बिल्कुल नो है, आपको हमेशा बंद करने की जरूरत है। यह भी माना जाता है कि अगर आप स्ट्रेस आपको ज्यादा होती है तो आपको एसिड ज्यादा बनेगा, क्योंकि कॉर्टिसोल ज्यादा होगा। एसिड ज्यादा होगा तो रिफ्लक्स ज्यादा होगा एंड आपको सोर थ्रोट की पॉसिबिलिटी हमेशा बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, स्मोकिंग बंद करेंगे, वेट लॉस कर लेंगे, अल्कोहल पे ध्यान लेंगे, अगर आप ट्रिगर फूड्स को कम करेंगे तो यह बात सही है कि एसिड रिफ्लक्स कम हो जाएगा। अगर आप लेट जो डिनर से उनको कम कर देंगे तो आपका जो रिफ्लक्स है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज मदद करती है वो है कि आपको अपना जो हेड एंड है, जैसे अगर इधर आपका सिर है तो वास्तव में इस एंड को थोड़ा सा ऊपर करने की जरूरत है, सो दैट यू डेवलप अ स्लोप। अगर आप एक स्लोप बना लेते हैं, हेड एंड को ऊपर करते हैं, तो एसिड जो रिफ्लक्स है उसका इंसिडेंस हमेशा कम हो जाता है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं एसिड रिफ्लक्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, तो देयर आर सर्टेन ओटीसी मेडिसिन, पर्टिकुलरली एंटासिड्स, जो आपको हेल्प करते हैं, जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। आपको कुछ मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हम यूज करते हैं एसिड रिफ्लक्स को ठीक करने की, वो वास्तव में इस कैटेगरी में आती हैं। नंबर 1 आर द H2 ब्लॉकर्स, जो आती हैं फेमोटिडीन और रेनिटिडीन के नाम से, बट दे आर वीक कंपाउंड्स जिनके एसिड तो सप्रेस होता है बट नॉट टू अ वेरी लार्जर एक्सटेंट। अगर एसिड रिफ्लक्स ज्यादा है तो हम कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करते हैं, जैसे ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, जो एसिड को काफी मात्रा में सप्रेस करके चलते हैं, जिससे आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है। फिर खाने की जो नली और खाने की थैली के बीच का जो वाल्व है, इसको टाइटन करने के लिए हम कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रोकाइनेटिक एजेंट्स, जैसे इटोप्राइड है, लिवोसल्प्राइड है, डोमपेरिडॉन है। ये मेडिसिन हम यूज करते हैं सो दैट ये वाल्व टाइट हो जाए तो एसिड खाने की थैली से खाने की नली में ना आने पाए। नो, इन सब के बावजूद भी
कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी सोर थ्रोट जो 1 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर आपको लगातार आवाज में परिवर्तन लग रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आपको वाटर ब्रेथ हो रहा है, रिगर्जिटेशन हो रहा है, बार बार आपको हार्ट बर्न हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आपका खाना अटकता है या खाना खाने में आपको दर्द होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ में सांस फूल रही है, घबराहट होती है, पसीना छूट जाता है, तो इट्स बेसिकली वार्निंग साइन कि आपको जीईआरडी के साथ या अलग से कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कार्डियक प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ अगर एसिड रिफ्लक्स परसिस्ट कर रहा है फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो देयर आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस व्हिच यू शुड वॉच। अगर जो है ये परसिस्ट करेगा लंबे समय तक, तो खाने की नली का जो नीचे का पोर्शन है उसमें कभी कभी स्ट्रिक्चर या नर्विंग हो जाती है, जो हमारी भाषा में कहा जाता है पेप्टिक स्ट्रिक्चर। अगर पेप्टिक स्ट्रिक्चर डेवलप हो जाएगा तो आप खाना खाएंगे तो अटकेगा। नंबर 2, अगर आपको लंबे समय तक बार बार एसिड ऊपर की तरफ आएगा तो आपकी खाने की नली में इस तरह के जख्म हो जाएंगे, ये अल्सर्स डेवलप हो जाएंगे, इरोजन्स डेवलप हो जाएंगे। ये बेसिकली इरोजिव ईसोफेजाइटिस डेवलप हो जाती है, जिसके अलग अलग ग्रेड्स एंड स्टेजेस हैं, बट इट्स ए ट्रबलसम इशू। अगर लंबे समय तक आपको रिफ्लक्स रहेगा तो आपकी खाने की नली में एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे बेरेट्स ईसोफेगस कहते हैं। एक्चुअली बेरेट्स ईसोफेगस में हमारी खाने की नली की जो ग्लूकोजा है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि बेरेट्स ईसोफेगस को साइंस प्री कैंसरस कंडीशन मानती है। तो इसलिए अगर आपको लंबे समय से एसिडिटी है, बार बार एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, वाटर ब्रेथ होता है, हार्ट बर्न होता है, खाना खाने में दिक्कत होती है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। इन शायद एक एंडोस्कोपी कराने की जरूरत है, सो दैट इट कैन बी फाइनलाइज। कहीं कोई सीरियस प्रॉब्लम तो आपको डेवलप नहीं हो रही है। नो क्वेश्चन इज कि अगर आपको सोर थ्रोट हुआ है तो क्या हमेशा सिर्फ एसिड रिफ्लक्स के चलते होता है? ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसके चलते आपको सोर थ्रोट हो सकता है, उनको भी एक्सक्लूड कराने की जरूरत पड़ सकती है। सामान्यतः जो भी आपको कोल्ड होती है, फ्लू वायरसेस होते हैं, वो सोर थ्रोट करते हैं, इंक्लूडिंग द कोरोना वायरस। देन कोई भी स्ट्रेप्टोकोकल इंफेक्शन है, उससे आपको सोर थ्रोट हो जाता है। पुराने समय में डिप्थीरिया जैसे इंफेक्शन होते थे, उनके चलते सोर थ्रोट हो जाता है। व्हूपिंग कफ होता है, उसमें सोर थ्रोट हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे वायरल इंफेक्शन जैसे मीजल्स हैं, चिकन पॉक्स हैं, इनमें सबसे पहले सोर थ्रोट ही होता है। देन इफ यू हैव रेस्पिरेटरी एलर्जी, तो सबसे पहले आपका गला ही खराब होगा, थ्रोट एलर्जी होगी। अगर आपको स्मोकिंग से या आपको स्मोक से एलर्जी है, तो अगर एक्सपोजर है स्मोक का, तो भी आपको थ्रोट में एलर्जी होगी। और आपको बहुत ज्यादा चिल्लाने की, उन सब की आदत है, तो एक वोकल ट्रॉमा होता है, उसके चलते आपको इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाएगा। एंड ऐसा भी माना गया है कि जो थ्रोट कैंसर है, उसकी जो बिगिनिंग होती है, एब्सोल्यूट बिगिनिंग, उसमें कभी कभी लोगों को सिर्फ एक ही चीज महसूस होती है, वो है सोर थ्रोट। इसका मतलब यह है कि अगर सोर थ्रोट आपका परसिस्ट कर रहा है फॉर मोर देन अ वीक, तो के चलते हैं आपको अपने एक ईएनटी सर्जन से चेक कराने की जरूरत है कि कहीं कोई एडिशनल प्रॉब्लम तो नहीं है जो इस पूरे के पूरे सिम्टोमेटोलॉजी के जिम्मेदार है। तो अगर आप समझते हैं कि एसिड रिफ्लक्स और सोर थ्रोट, इसका जो एक कोरिलेशन है, लिंक है, इसको समझने में ये वीडियो आपको मदद करता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ये जानकारी आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को पहुंचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच।